हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेंडरिंग कैसे होती है रिएक्ट के अंदर। खास तौर पे री रेंडर कैसे होती है आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन, और वर्चुअल डॉम क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें कि हमें पता है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन दो चीज़ों की वजह से रेंडर होती है। एक तो इनिशियल रेंडर होता है, जब आपकी आपकी एप्लीकेशन जब चलती है पहली दफ़ा तो वो रेंडरिंग होती है। वो इनिशियल रेंडर है, जब कंपोनेंट पहली दफ़ा आपकी स्क्रीन पे दिखता है उस वक्त रेंडरिंग होती है। दूसरी रेंडरिंग होती है जब आपकी कंपोनेंट की स्टेट अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपकी कंपोनेंट की स्टेट अपडेट हो गई, आपका काउंटर अपडेट हो गया, तो आपकी वो जो कंपोनेंट था या वो जो कंपोनेंट इंस्टेंस था वो आपका री रेंडर होगा। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि रेंडरिंग हो कैसे रही है। तो फॉर एग्जांपल आपका एक कंपोनेंट इंस्टेंस है, तो मैं CI कह देता हूँ कंपोनेंट इंस्टेंस को। उसकी स्टेट चेंज हुई और उसने ट्रिगर किया री रेंडर। ठीक है, अब क्योंकि री रेंडर हुआ है तो आपका रिएक्ट एलिमेंट्स फिर से क्रिएट होंगे। जो कंपोनेंट री रेंडर हुआ है उस पर वापस से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो है वो कॉल होगा और आपके रिएक्ट एलिमेंट्स फिर से जनरेट होंगे, जो हम पहले देख चुके हैं। तो इसको समझे इस तरीके से कि आपके कंपोनेंट इंस्टेंस ने री रेंडर ट्रिगर किया और रिएक्ट एलिमेंट रीजनरेट हुए। इस रीजनरेशन की वजह से आपका जो इनिशियली वर्चुअल डॉम बना हुआ था वो अब फिर से क्रिएट होगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्चुअल डॉम क्या चीज़ है, कहाँ से आई है। तो वर्चुअल डॉम एक टर्म हम यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर। ये एक ऐसी टर्म है जिसका जिसकी एक फालतू में एक हाइप बनाई हुई है। वर्चुअल डॉम कुछ भी नहीं है, इसको सिंपली आप समझें रिएक्ट का एलिमेंट ट्री। सही है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास वर्चुअल डॉम है, तो इसको आप कह सकते हैं रिएक्ट एलिमेंट ट्री। तो ये ए जो है ये आप समझें आपका ऐप एलिमेंट है। ऐप जो आपका ऐप कंपोनेंट है उससे जो ऐप का इंस्टेंस आया है वो है, और उसके चाइल्ड हैं B C D। डी के चाइल्ड हैं E और F एलिमेंट। बस सिंपली यही है आपका वर्चुअल डॉम। ये वर्चुअल डॉम टर्म जो है लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रही थी, जिसकी वजह से जो रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उधर से ये वर्ड ही हटा दिया गया, क्योंकि इसकी एक फालतू की हाइप बनी हुई है, जबकि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एलिमेंट ट्री है एक तरीके। तो जब आपकी एप्लीकेशन रेंडर हुई थी पहली मरतबा तो उसका एक वर्चुअल डॉम क्रिएट हुआ था, एक एलिमेंट ट्री क्रिएट हुआ था। ठीक है, यानी कि पहले आपका ऐप, जो आपका ऐप कंपोनेंट है, फिर उसके चाइल्ड BCD, और फिर डी के चाइल्ड, इसी तरीके से इनके चाइल्ड होंगे एंड सो ऑन। वर्चुअल डॉम खुद में कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल बेसिक सा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है और कुछ भी नहीं है। ये अगर हम कोडिंग में बात करें तो ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, और इस वर्चुअल डॉम का जो आपको डॉम स्क्रीन पे दिखता है, जो HTML जो आपको सब स्क्रीन पे रेंडर दिखती है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बस इसका नाम वर्चुअल डॉम रख दिया है, बाकी इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। ये सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। इसका काम क्या है अब ये समझते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा कोई कंपोनेंट इंस्टेंस यानी CI जो है उसने री रेंडर ट्रिगर किया। फॉर एग्जांपल उसको डी ले लेते हैं। तो जब डी ने अपनी स्टेट चेंज की तो वो री रेंडर होगा और उसके चाइल्ड भी जो है वो री रेंडर हुए। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि ई और एफ की क्या गलती थी, इनको री रेंडर करने की जरूरत क्या थी। तो हाँ, इनको री रेंडर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मसला यह है कि रिएक्ट को कैसे पता कि ई और एफ चेंज नहीं हुए। क्योंकि हो सकता है कि डी के अंदर कोई स्टेट हो जो हम ऐसा प्रॉप पास कर रहे हो ई और एफ को, तो वो स्टेट क्योंकि अपडेट हुई है तो ई और एफ का अपडेट होना भी बनता है। हो सकता है। तो रिएक्ट को बिफोर हैंड नहीं पता होता कि चाइल्ड जो है वो भी चेंज हुए कि नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर डी के जो है वो 100 चाइल्ड है, तो वो 100 के 100 चाइल्ड जो है वो स्क्रीन पे वापस से रेंडर होंगे और आपका जो है पूरा डॉम फिर से अपडेट होगा। ये तो बड़ा मसला बन गया। या फॉर एग्जांपल आपका जो मेन ऐप है, ऐप कंपोनेंट है, उधर ही कोई स्टेट चेंज हो गई, तो क्या आपके सारे कंपोनेंट्स को ब्राउज़र फिर से स्क्रीन पे दिखाएगा? तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। डी की जब स्टेट अपडेट हुई तो वो री-रेंडर होगा, जिसकी वजह से ई और एफ भी री-रेंडर होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये वो रेंडरिंग नहीं है जो आपका ब्राउज़र करता है। ये इंटरनल रेंडरिंग है जो रिएक्ट करता है। इस रेंडरिंग को आप कह सकते हैं कि रिएक्ट इन फंक्शंस को इन्वोक करता है बस। इन
कंपोनेंट्स के इंस्टेंसेस को फिर से क्रिएट करता है। इसको आप ऐसे समझें। ये इंटरनल रेंडरिंग है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, जो आपका ब्राउज़र रेंडर करता है, ये वो चीज़ नहीं है जो आपके ब्राउज़र के पास जाएगी। अभी इसमें कुछ चीज़ें होना रह गई हैं, फिर आप देखेंगे कि ऐसा करना ज़रूरी है और ये इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आपके पास एक नया वर्चुअल डॉम आ गया। अब ये वर्चुअल डॉम पास कर दिया जाएगा एक नए फ़ेज़ में, जिसको हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन और डिफिंग। तो आपका ये जो वर्चुअल डॉम है, ये पूरा का पूरा जो आपका न्यू वर्चुअल डॉम जनरेट हुआ है, ये पास कर दिया जाता है रिकॉन्सिलिएशन और डिफिंग वाले फ़ेज़ में। इस वर्चुअल डॉम के साथ एक और चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं फाइबर ट्री। अब ये फाइबर ट्री क्या होता है और रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि री-रेंडरिंग कैसे होती है ऑन अ हायर लेवल, मतलब ऊपर ऊपर से, और आपका वर्चुअल डॉम क्या होता है। वर्चुअल डॉम सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, इसको रिएक्ट एलिमेंट भी कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा-सा डेप्थ में जाएँगे कि रिकॉन्सिलिएशन और डिफिंग क्या होती है और इसके बाद क्या होता है। क्या वाक़ई में अगर आपका एक हायर कंपोनेंट री-रेंडर कर जाता है तो उसके सारे चाइल्ड जो हैं वो री-रेंडर होंगे, और इसका मतलब है कि ये सारे के सारे पूरा का पूरा जो आपका ब्राउज़र का डॉम है, वो पूरा का पूरा अपडेट होगा वापस से। क्या वाक़ई में ऐसे होता है? तो हमने इसमें डिस्कस किया कि नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपका कोई भी सवाल हो अब तक की किसी भी वीडियोज़ में, आपको कोई मसला हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट करें और पूछें, और साथ ही ये बताएँ कि मैं इन वीडियोज़ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, और क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ है जो आपको बुरी लगी।